मैं जेड हॉल की तरफ जाता हूँ। पार्टी के सारे क्लासमेट्स अभी भी अंदर ही हैं। उनमें से कोई भी बाहर नहीं जा पाया है। हर किसी की नजर रिया पर टिकी है, उसके पे करने का वेट कर रही है। एटमॉस्फेयर बहुत ही ऑकवर्ड है। रिया के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। वो वहां सबकी नजरों के सामने खड़ी है और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। जैसे ही मैं अंदर जाता हूं, मैनेजर पास आती है। यंग मास्टर आर्यन, वो पोलाइटली कहती है। मैं आसपास भीड़ को देखता हूं, सब ड्रेस्ड अप और अपने बेस्ट लुक में। आज दोपहर इन्होंने मुझे नीचा दिखाया था। अब वही भीड़ दरवाजे से बाहर कदम रखने तक की भी हैसियत नहीं रखती। अनपेड बिल के साथ फंसे होने से ज्यादा हम्बलिंग और कुछ नहीं है। मैं स्माइल करता हूं। क्या हो रहा है? क्या ये एक बर्थडे पार्टी नहीं होनी चाहिए? को बहुत खुश नहीं लग रहा है। मैं जानबूझकर रिया की तरफ देखता हूं। उसका एक्सप्रेशन किसी भी और से ज्यादा डार्क है। कबीर साइड में खड़ा है। साफ तौर पर उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। मैनेजर एक्सप्लेन करती है। मिस रिया ने बिल सेटल नहीं किया है। मैंने बस इतना कहा है कि जब तक ये क्लियर नहीं हो जाता सब यहीं रुके। मैं हाथ हिलाता हूं। बस इतनी सी बात है। इसका इतना बड़ा इशू बनाने की जरूरत नहीं है। ये मेरे क्लासमेट्स हैं। आज रात का बिल मैं कवर करूंगा। मैं अपना कार्ड मैनेजर को देता हूं। वो उसे लेती है और पेमेंट प्रोसेस करती है। लोग मुझे इस तरह से देख रहे हैं, वो बदल जाता है। कॉम्प्लिकेटेड, अनसर्टन। बर्थडे पार्टी तो रिया की है और फिर भी पे आर्यन कर रहा है। आखिर चल क्या रहा है? क्या वो अपनी खुद की पार्टी के लिए पे नहीं कर सकती? रिया को अपना चेहरा जलता हुआ महसूस होता है। वो मुझे घूरती है। इसमें कोई हैरानी नहीं कि वो इतनी खुशी खुशी यहां आया था। ये शुरू से ही उसका प्लान था, उसे ह्यूमिलिएट करना, सबको ये दिखाना कि वो कंगाल है, कि वो पैसों के लिए उस पर डिपेंड करती है। वो चुपचाप बिना कुछ कहे भी बिल सेटल कर सकता था। इसकी बजाय वो इसका तमाशा बना रहा है, सबके सामने अपना कार्ड स्वाइप कर रहा है। ये लड़का पूरी तरह से पागल हो चुका है। एक पल बाद मेजर वापस आती है, मुझे रसीद के साथ कार्ड वापस करते हुए। डन यंग मास्टर आर्यन, ये रहा बिल। मैं टोटल की तरफ एक नजर डालता हूं, फिर मैं जानबूझकर इसे जोर से पढ़ता हूं। 8600। हैप्पी बर्थडे रिया। क्योंकि ये तुम्हारा स्पेशल दिन है, मैं इसे कवर कर रहा हूं। लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा। मैं कबीर की तरफ देखता हूं। वो ठीक मेरे बगल में खड़ा है और उसके चेहरे का रंग उड़ चुका है। रुको, रिया का सारा पैसा आर्यन के पास से आता था। क्या वो किसी अमीर फैमिली से नहीं थी? उनके सामने जो सीन चल रहा है, वो वहां मौजूद हर किसी के चेहरे पर एक तमाचा है। नेहा आगे आती है और मेरा सामना करती है। आर्यन, ये कैसा मजाक है? सिर्फ इसलिए कि रिया का पैसा तुम्हारे हाथों से होकर गुजरता है, वो तुम्हारा नहीं हो जाता। तुम बस हाउसकीपर के बेटे हो जो उसके लिए पैसा संभाल रहे हो। आखिर तुम किस बात को लेकर इतने स्मग हो? तुम्हारी फैमिली हेल्प को अपना पैसा मैनेज करने देती है? मैं नेहा की तरफ देखता हूं और स्माइल करता हूं। क्योंकि तुमने बात छेड़ी ही है, तो बता दूं कि मैं हाउसकीपर का बेटा नहीं हूं। मैं रिकॉर्ड सीधा कर दो, मैं नहीं हूं। उसके पिता मेरी फैमिली के ड्राइवर थे। उन्होंने मुझे स्कूल के गेट पर छोड़ दिया था ताकि वो एलन और कबीर को ड्राइव कर सकें। उन्हें निकाल दिया गया है। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो खुद रिया से पूछ लो। मैं उसकी तरफ नौता हूं। तुम क्या कहती हो रिया? वो मुझे घूरती है। उसकी आंखें कड़वी रेजिग्नेशन से भरी है। उसने अपनी जिंदगी में कभी एक बार भी, चाहे सिचुएशन कितनी भी खराब क्यों ना हो, इतना ह्यूमिलिएट फील नहीं किया था। और अब हर कोई उसे टूटते हुए देख रहा है। लेकिन वो एक शब्द नहीं कह सकती क्योंकि इस बात का पूरा चांस है कि वो अपना पैसा वापस ले ले और उसे वहीं फंसा छोड़ दे। वो मुझे इग्नोर करती है और बाहर चली जाती है। कबीर ये सब देखता है, फिर उसके पीछे पीछे बाहर चला जाता है। ये पूरा सीन अनबेरेबल है, लेकिन उसके पास कोई चॉइस नहीं है। हालांकि उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो ड्राइवर की बेटी है। तो फिर वो इतने वक्त से अमीर होने का नाटक क्यों कर रही थी? एक बार जब वो दोनों चले जाते हैं, मैं कमरे में मौजूद बाकी सब लोगों की तरफ देखता हूं। यहां देखने के लिए और कुछ नहीं है। आप सब जाने के लिए आजाद हैं। घर जाते वक्त अपना ख्याल रखना, देर हो रही है। एक एक करके वो जेड हॉल से बाहर निकलते हैं। मैं उन्हें जाते हुए देखता हूं, फिर खुद बाहर निकलता हूं। मैनेजर मुझे एग्जिट की तरफ छोड़ने आती है। वो मुझे एलिवेटर तक छोड़ती है। अनन्या ठीक उसी वक्त पहुंचती है। हम एक साथ एलिवेटर में कदम रखते हैं। मैं कुछ नहीं कहता, वो भी कुछ नहीं कहती। मैंने वहां सबके सामने रिकॉर्ड सीधा कर दिया, लेकिन मुझे ये सब करके कुछ खास अच्छा फील नहीं हो रहा है, उस सब के मुकाबले जो मैंने सहा था। मैंने अभी रिया के साथ जो किया, वो उस हिसाब का एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं है जो मुझे करना है। अनन्या मेरी खामोशी को नोटिस करती है। वो इसे डिस्टर्ब नहीं करती। हम लॉबी में पहुंचते हैं और माइल्स वहां हैं। जैसे ही उनकी नजर मुझ पर पड़ती है, वो सीधे मेरे पास आते हैं। इस बार वो अनन्या को नहीं ढूंढ रहे हैं, वो मुझे ढूंढ रहे हैं। चाचा विकास, मैं पोलाइटली कहता हूं। माइल्स मेरे दोनों हाथ अपने हाथों में ले लेती हैं। आर्यन,
मैं तुम्हारा जितना शुक्रिया अदा करूं कम है। अगर तुम नहीं होते तो ये होटल बर्बाद हो गया होता। मैं अभी खुद जाकर चेक करके आया हूं। हर जगह सीरियस प्रॉब्लम्स थी। ये मेरी कजिन की लापरवाही थी। मैंने उसे पहले ही घर भेज दिया है। मैं रिलैक्स हो जाता हूं। ये तो कुछ भी नहीं था। माइल्स मुझे क्यूरियस लुक देते हैं। तुम्हें कैसे पता चला कि वहां कोई प्रॉब्लम थी? ये सवाल मुझे कॉट ऑफ गार्ड कर देता है। मैं कोई बहाना सोचने लगता हूं। मुझे कल रात इसके बारे में सपना आया था। माइल्स जोर से हंस पड़ते हैं। ऑल राइट, मैं और नहीं पूछूंगा। ओह, मैंने आप दोनों के लिए कुछ गिफ्ट्स तैयार करवाए हैं। वो एक असिस्टेंट को इशारा करते हैं जो उन्हें लेकर आता है। 2 छोटे गिफ्ट बैग्स। थैंक यू। अगर तुम्हें कभी किसी चीज आप दोनों के लिए कुछ गिफ्ट्स तैयार करवाए हैं। वो एक असिस्टेंट को इशारा करते हैं जो उन्हें लेकर आता है। 2 छोटे गिफ्ट बैग्स। थैंक यू। अगर तुम्हें कभी किसी चीज और खिड़की से बाहर देखता हूं। इस वक्त सड़कों पर शांति है, हालांकि अभी भी काफी कारें सड़क पर हैं। लाइट ट्रैफिक। मुझे याद है कि हम आमतौर पर कितनी बातें करते हैं, लेकिन आज रात हम में से कोई एक शब्द नहीं कहता। अनन्या मुझ पर दबाव नहीं डालती, लेकिन वो सोच रही है कि मुझे किसी तरह इंपीरियल व्यू की फायर हैजर्ड्स के बारे में कैसे पता चला। किसी भी लॉजिक से मुझे उसके होटल के बारे में उससे ज्यादा नहीं पता होना चाहिए। उसने वो भी सुना है जो जेड हॉल में हुआ था। आज रिया का बर्थडे है और फिर भी आर्यन ने इसे उसके साथ बिताया, रिया के साथ नहीं। ये अपने आप में एक बड़ी बात है, लेकिन फिर उसने जानबूझकर रिया को सबके सामने हर्ट किया। वो सच में उससे दूर हो चुका है, तो फिर वो अभी इतना खोखला क्यों लग रहा है? सच तो ये है कि उदासी सिर्फ एक पल के लिए रहती है। मुझे पता है कि मुझे दूसरा चांस मिला है। अभी भी सब कुछ बदला जा सकता है जब तक मैं वही गलतियां नहीं दोहराता। अभी भी वक्त है। आजकल हर दिन कड़ी मेहनत से पढ़ना सच में थका देने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं हमेशा के लिए सो सकता हूं। अभी मैं मुश्किल से ही अपनी आंखें खुली रख पा रहा हूं। थोड़ी देर में मैं एक तरफ लुढ़क जाता हूं और अनन्या के कंधे पर सिर रखकर सो जाता हूं। अनन्या फ्रीज हो जाती है। जब तक वो मेरे घर पहुंचते हैं, अनन्या का हाथ थोड़ा सुन्न हो चुका है। उसने मेरी नींद खुलने के डर से अपनी पोजीशन बदलने की हिम्मत नहीं की। वो पूरे रास्ते वैसे ही बैठी रही। मिस, हम पहुंच गए हैं। अनन्या खिड़की से बाहर देखती है, फिर उसकी नजर मेरे चेहरे पर पड़ती है। शांत, पीसफुल। वो मुझे जगाने को लेकर हेजिटेट करती है। ड्राइवर पहले ही बाहर निकल चुका है और दरवाजे के पास वेट कर रहा है। अनन्या अभी भी मुझे नहीं जगाती। मुझे कार रुकने का एहसास होता है और मैं अपनी आंखें खोलता हूं। खिड़की से बाहर देखता हूं। जब मुझे रियलाइज होता है कि मैं घर पहुंच गया हूं, तो मैं धीरे से अनन्या की तरफ देखता हूं। वो बिल्कुल शांत बैठी है, मुझसे नजरें नहीं मिला रही है। मैं धीरे से अपनी गर्दन घुमाता हूं जो थोड़ी स्टिफ हो गई है, और सीधा बैठ जाता हूं। हम आ गए। अनन्या एक छोटा सा सिर हिलाती है। तो फिर तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? तुम ऐसे लग रहे थे जैसे तुम्हें इसकी जरूरत थी। वो ये बात वैसे ही कहती है जैसे वो हर बात कहती है, चेहरे पर बिल्कुल न्यूट्रल एक्सप्रेशन के साथ। मैं उसकी तरफ देखता हूं और नोटिस करता हूं कि उसके कानों के सिरे लाल हैं। वो हमेशा मुझे एक रिजर्व इंसान लगी है, लेकिन मैंने इतनी मासूमियत की उम्मीद नहीं की थी। अनन्या, वो अपना नाम सुनती है और मुझसे नजरें मिलाती है। क्या तुम मुझसे डरती हो? नो। तो फिर तुम मेरी तरफ देखने से क्यों बचती हो? जब हम साथ होते हैं तो तुम ऐसा बर्ताव करती हो जैसे मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूं। अनन्या धीरे से खांसती है। मुझे बस किसी के इतने करीब रहने की आदत नहीं है। तुम पहले हो। मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाता। तो फिर तुमने मुझे